हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ हो रखा है। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम तो देख रहे हैं भारत की विदेश नीति के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके विषय में हम लोग आपका जो है भारत जब आज़ाद हुआ था उसमें जो आपका जब आज़ाद हुआ भारत उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार की हम लोग बाहर निकले थे अपना कंडीशन से। देन उसके बाद हमने देखा कि दो गुट बने हुए थे आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। एक हम देख रहे थे आपका यूएस गुट और एक पढ़ रहे थे आपका रशिया गुट। दोनों गुटों को पढ़ रहे थे और भारत ने कैसे अपनी विदेश नीति के दम पर हमने अपना एक हम बिल्कुल आपका तटस्थ बने रहे, हमने गुट निरपेक्ष को देखा। तो उस विषय में सब कुछ हमने पढ़ा है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप क्लास को बहुत ध्यान से सुनेंगे और चैप्टर पर नजर रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको इस टॉपिक में और इस बुक में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत अच्छे से व्यवहारिक रूप से आप इन चीजों को सीख सकते हैं और बुक नॉलेज के अलावा। क्लियर है? आपको जो मेन थ्योरी है वो आपको ध्यान रहेगी। चैप्टर आप कंटेंट पढ़ लेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम जो है होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग आपका समझने की जो आपकी प्रक्रिया है हम उस पर फोकस करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मेरा डाउट ये है मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने घर जाके चैप्टर को रिवीजन किया है और रिवीजन में माना कि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप बच्चों मुझसे बेहिचक आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्वेरी नहीं है तो हम चल रहे हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ठीक है बच्चों, ये चीज हम लोग आपका देख चुके हैं और इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। ध्यान देना है हमको इससे आगे। तो कल हमने पढ़ा इसके अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या चीजें हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर्स है, उसको हम लोग आपका देख चुके थे। किस तरह का माहौल था अंदरूनी बाहर नीतियों में, हमने उसको देखा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इसके विषय में हम लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं और इनको जो है आपका पढ़ भी चुके हैं। तो कल जो हमने भूमिका देखी है, हमने गुट निरपेक्ष की जो आपका नीति थी, उस गुट निरपेक्ष की नीति को हम लोग आपका देख चुके हैं। उस गुट निरपेक्ष की नीति को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने आपका एक एक करके जो है आपका सारी बातों को हमने इसमें कर लिया है और इनको आपका हमने देख लिया है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रहेगा और इसी पर जो है आप अच्छे से बात भी करेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए, अब हमने ये देखा तो आज हमको देखना है दो खेमों से दूरियां, कि भारत ने आखिरकार दो खेमे हमको मिले थे, इन दोनों खेमों से अपनी दूरी क्यों बनाई रखी और क्या कारण था कि इन दोनों आपको खेमे से आपका दूरी बनाने से और हमें क्या बेनिफिट हुआ, ये भी हमने देखा। अब एक तरफ तो हमने ये भी देख लिया था कि कैसे आपका यूएस ने एक अपना अलग ग्रुप बनाया था जिसको हमने क्या कहा था, नाटो का, जिसे हमने नाम दिया था कि नाटो समकालीन विश्व स्तर की राजनीति। आप पढ़े किताब, उसे नाटो बनाया था अमेरिका ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्री ऑर्गेनाइजेशन। और एक वारस पैक्ट बनाया था आपका किसने, रसिया ने। और भारत किस में गया, भारत गुट आपका निरपेक्ष की नीति को आदर्श मानता है। फिर स्वेज नहर के लिए जो आपका मसला था उस पर किसने, ब्रिटेन ने मिस्र पर जो अटैक किया था भारत ने उसकी निंदा की। जबकि वहां एक छोटा सा काम और हुआ था कि रूस ने किस तरह से जो और रवैये अपनाए थे, वहां पर उन्होंने अपना कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। और बढ़ती, अब फिर हमने देखा कि कैसे भारत की और रूस की जब आपकी नजदीकियां बढ़ी तो कैसे उससे आपका नाराज हुआ अमेरिका, और पाकिस्तान जो है फाइनली किसके गुट में चला गया, आपका यूएस के गुट में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हम लोगों ने जो है आपका विश्व राजनीति में पढ़ा है। ठीक, और कैसे आपका प्रगति की होड़ थी। अब हमको आज बात करनी है बेसिकली अफ्रो एशियाई एकता के विषय में। देखिए, भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामला, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने का सपना देखा। कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के आकार को देखा कि हमारी कितना बड़ा है,
क्या स्थिति है और शक्ति की हमारी संभावना क्या है। नेहरू इस चीज को भाप चुके थे। भापने का मतलब होता है कि उसको जज कर चुके थे पहले से ही, कि विश्व में हम किस प्रकार से, एशिया जो आपकी कंट्री हैं, एशिया के जो मैटर हैं, उनमें भारत की एक बड़ी आपकी स्ट्रेटेजिक आपकी भूमिका हो सकती है। ऐसा एक आपने क्या देख रहे थे, सपना देख रहे थे। नेहरू के दौरान में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुखर व सौवर व एशियाई एकता के पैरोकारी कर रहे थे। अब कह रहे थे कि जब भारत और एशिया और अफ्रीका में जो नए राष्ट्र निकले उनके संपर्क में आए, 1940 और 50 का जो आपका दशक रहा है, उसमें बड़े उनके स्वर कैसे थे, ऊंचे थे, और एशियाई एकता के क्या थे, परोपकारी थे, कि एशिया की एकता को हम आगे लेके चलेंगे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशिया संबंध सम्मेलन यानी कि एशिया रिलायंस कॉर्पोरेशन का आयोजन कर डाला। कब किया भारत ने, इस समय पर क्या कर डाला, आपका कर डाला जबकि भारत को आजादी मिलने में 5 महीने शेष थे, और कह रहे हैं तब भी भारत को 5 महीने शेष थे। जबकि अभी भारत को आजादी मिलने 5 शेष थे, भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच उपनिवेश शासन व्यवस्था से यथावह शीघ्र मुक्त हो जाए। इंडोनेशिया पर वहां किसका कब्जा था, डचों का। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, और कह रहे हैं कि 1949 में भारत ने क्या किया था, एक सम्मेलन किया था। किसके सपोर्ट में, तो इंडोनेशिया के आपके फ्रीडम के सपोर्ट में। तो इतना आपको जो है बेसिकली पता होना चाहिए कि भारत की कोशिश यही रही है कि क्या हो, हर चीज आपका इसमें सही हो और हम लोग सपोर्ट करें एशिया के लिए खास करके। ठीक है। अब देखिए, भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। उसने पूरी दृढ़ता से नक्सलवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। इंडोनेशिया का एक बड़ा शहर बागुंड में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था। आमतौर पर इसे हम बागुंडो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्र को साथ ही भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। कह रहे कि जो अफ्रीका थी और एशिया के जो नए राष्ट्र निकल रहे थे, नए राष्ट्र का मतलब है जो लोग आपका उपनिवेशवाद से जो आपका फ्री हो रहे थे कोलोनिज्म से, उसकी हम लोग आपका बात कर रहे थे। ठीक, ये हमको इसमें देखना है। अब देखिए, बाडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर के बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या रही है, बहुत महत्व वाली जो भूमिका है वो आपकी क्या रही है, इसमें रही थी। ठीक, और क्या कह रहे हैं, समकालीन विश्व राजनीति फर्स्ट का ये अध्याय में हम इसको पढ़े। अब थोड़ा देखेंगे, ये तो स्थिति थी भारत और अफ्रीका और एशिया देश की एकता को लेकर, कि भारत ने कैसे जो नए अफ्रीका के राष्ट्र बन रहे थे, एशिया में जो नए राष्ट्र भरे थे, कैसे उनको एक मंच पर लेकर हम उनकी हिमायत की बात करें। जैसे आपके इंडोनेशिया के विषय में भारत बोल रहा था, अफ्रीका के जो नेशन आपका फ्री हो रहे थे वो उनके फेवर में बोल रहा था, उनके लिए बोल रहा था। तो ये देख रहे थे। अब हम बात करेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष, कि चीन आखिर हमारे चाइना के साथ ये जो संबंध रहा है खट्टी मिठास वाली, क्या है इसकी रणनीति, आज आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। आप जब भी कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं, जो आपका संपादकीय पृष्ठ होता है, उसमें इस तरह के आपके जो है कुछ एडिटर जो हैं अपने विचारों को लिखते हैं, कुछ थॉट उसमें अपने प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि स्थिति कंडीशंस ये हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सारी चीज जो आपका रहती हैं और उनको हमको देखना भी होता है। ठीक, क्लियर है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज क्या है समझ आ जाएंगी और अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं। पाकिस्तान के संबंध
पाकिस्तान के संबंध अपने संबंधों के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की बड़े दोस्ताना ढंग से शुरुआत की थी। अब देखिए पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, जब हम आजाद, उसके विपरीत क्या हुआ हमारे चाइना के साथ। अब देखिए पाकिस्तान के साथ तो हमारा रिश्ता कैसा रहा, खट्टा रहा, लेकिन उसके विपरीत हमने क्या करा, भारत और चाइना के रिश्ते शुरुआती तौर में बहुत अच्छे थे और क्या शुरुआत दोस्ताना ढंग से हुई थी। स्टार्टिंग कैसी थी, एक फ्रेंडशिप जैसे थे दो कंट्रियों में। चीन क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश में से एक था। यानी कि भारत ने क्या की थी, चीन सरकार की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको मान्यता दी थी सबसे पहले कि हाँ चाइना एक अपने आप में एक कैसी है, आपका संप्रभुता वाला देश है और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। पश्चिम सभ्यता के जुंगल से निकलकर, यानी कि जो वेस्टर्न, पहले चाइना का वहाँ जो चाइना पे क्या था, ब्रिटेन का ही अपना कब्जा था, उनसे निकलकर देश को लेकर नेहरू के हृदय के गहरे भाव थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्या की, हेल्प की। नेहरू के कुछ सहयोगी मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल की को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। क्या थी कि चीन जो है भारत पर आपका चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की दूर दूर तक संभावना नहीं है। अब क्या सोच रहे थे नेहरू जी कि भाई कुछ भी हो जाए, ये दूर तक हमारा से कोई है नहीं कि जिससे बढ़िया ये क्या कर दे, चाइना हम पे अटैक कर दे। बहुत दिनों से भारत व चीन से लगी सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। पहले क्या था कि जो आपके अर्धसैनिक बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो आपका क्या कर रही थी, चाइना के बॉर्डर को सेव कर रही थी। ठीक, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी कि पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाय ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को की। दोनों देशों के बीच मजबूती से संबंध की दिशा में एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देशों का दौरा कर रहे थे और उनके स्वागत की बड़ी भीड़ जुटाई थी। कैसे करे थे उन्होंने, सागर की आपकी उन्होंने बड़ी एक भीड़ क्या था अपनी जुटा ली थी उनके स्वागत के लिए। ठीक, अब चीन क्या करता है, भारत पर अटैक करता है 1962 में। आपने पढ़ा होगा चाइना का भारत में जो वॉर करता है, उस वॉर को वो आपका कर देता है। ठीक, चीन का आक्रमण 1962। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारण से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बन चला आ रहा था, वह खत्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत को बेचैनी भी बढ़ने लगी। तिब्बत के धर्म नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। अब देखिए भारत के और चाइना के संबंध कहां से बिगड़ेंगे, इसको ऐसा पढ़ लीजिए। क्या करा, तिब्बतियों का एक जो आपके धार्मिक गुरु हैं, उनका नाम है दलाई लामा। उन्होंने क्या काम लिया, भारत से राजनीतिक शरण मांगी और कहते हैं कि 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। 1959 में उनको शरण दे दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है। क्या कर रहा है, चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है। इससे कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी खड़ा हुआ। भारत का दावा था कि चीन के संबंध सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय से ही सुलझाया जा सकता था। कह रहे जो आपका मामला फैला हुआ है भारत और चाइना के बीच, जो विवाद खड़ा हुआ है, भारत का दावा है कि इस चीज को क्या कर सकते थे, अंग्रेजी शासन के समय ही हम इसको सुलझा सकते थे। लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। कह रहे जो अंग्रेजी शासन का फैसला है उसको हम क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
मुख्य विवाद चाइना से लगी लंबी सीमा रेखा में पश्चिम और पूर्व छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र पर पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू कश्मीर के लद्दाख हिस्से में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जता लिया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा यानी कि उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत कहा जाता था। 1957 और 1949 के बीच चीन ने अक्साई चीन के इलाके पर आपका कब्जा कर लिया और इसके इलाके में उसने रणनीतियां बढ़त हासिल करने के लिए एक बड़ी सड़क बनाई। दोनों देशों ने शीर्ष नेताओं की बीच लंबी लंबी आपकी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। क्या नहीं कर सकते हम लोग? आपका मतभेद को आपका सुलझाया नहीं सकते। ठीक है, एक और इस पर हम देख रहे थे, दोनों देशों की सेना सीमा पर कई बार झड़प हुई। कह रहे हैं कि दोनों देशों की सीमा पर कैसे हुई, जो सैनिक थे उनकी कई बार झड़प हुई। अब देखिए, फिलहाल इतना समझिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे बताइए कि भारत ने क्या कुछ गलत किया था? अगर चाइना जब आजाद हुआ था और उसको सरकार को मान्यता दी, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया, समस्या कहां से बढ़ रही है कि वो तिब्बत को वापस कब्जा, भारत ने उसका इतना विरोध नहीं किया तो उसकी सांस बढ़ गई और क्या हो गया, भारत की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक, तो अभी इसको यहीं छोड़ते हैं फिलहाल जो पढ़ रहे हैं और हम एक बार तिब्बत को देख लेते हैं कि तिब्बत की क्या कंडीशन है। देखिए, चैप्टर तो बहुत लंबा जाएगा अभी भारत चीन युद्ध के साथ। ठीक, ताकि एक आपको, अभी हम लोगों ने यहां तक देखा है, इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक बार थोड़ा सा आप लोग तिब्बत की कंडीशन को समझ लीजिए और इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो तिब्बत है वो है कहाँ। देखिए, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, आज भी भारत और रूस जो आपका तिब्बत को ये कहते हैं कि तिब्बत आज भी एक कंट्री है। बाकी यूएन में इसको अभी आज भी काउंट करने में बहुत बार राजनीतिक चीजें रहती हैं। देखिए, मध्य एशिया का मसूर पठार, मसूर का मतलब फेमस होता है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत और भारत के बीच आपने सुना होगा तिब्बत प्लेट्यू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, भारत और चाइना के बीच का विवाद का सबसे बड़ा मसला, क्या कह रहे हैं, भारत ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चाइना के बीच का विवादित सबसे बड़ा मसला रहा है। अतीत के समय, मतलब जो पास्ट में समय बीता है, समय समय पर चाइना ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया है। क्या करा है चाइना ने? अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफा तिब्बत आजाद भी हुआ है और 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया। क्या कर दिया? 1950 में क्या करा? चीन ने तिब्बत पर अपना आक्रमण भी कर लिया। तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीन कब्जे का विरोध किया। जो तिब्बत के वहां लोग थे, जो आपका बौद्ध मतावलंबी थे, उन लोगों ने उसका विरोध किया। 1854 में भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ध्यान देना है, कब हुए? 1954 में भारत और क्या हुआ, तिब्बत के चाइना के बीच पंचशील एक समझौता होता है, उस पर हस्ताक्षर हुए। हम बाद में विषय में चर्चा करेंगे पंचशील पर, कि दोनों देशों एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन से इस प्रावधान का अर्थ लगाया जाता है कि भारत तिब्बत पर चीन दावेदारी की बात को स्वीकार करता है। चीन ने इस पर, अब देखिए जो हुआ, अब इसने क्या मीनिंग निकाल लिया चाइना ने, कि भारत जो है तिब्बत पर चीन की दावेदारी को स्वीकार कर रहा है। जबकि 1956 में चीन शासन अध्यक्ष जाउन एन लाई ने भारत के आधिकारिक तौर पर साथ आए, साथ ही तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत में पहुंचे। ये कौन आए? चाइना के जो आपके प्रशासनिक हेड थे वो भी थे, दलाई लामा थे, और ये भी सब भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चाइना के अनेक इलाकों से कहीं ज्यादा स्वायत्तता देगा। अब वो क्या कह रहा है, चाइना क्या बोल रहा है कि मैं तिब्बत को फ्री कर दूंगा और जिस तरह से मैंने अपने यहां भी जो फ्रीडम नहीं दी मैं उनको दूंगा। लेकिन क्या होता है, 1958 में चीन अधिपति के जो उसको कब्जा करता है के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हो गया। आप कह रहे हैं कि आप देखिए क्या हुआ, तिब्बत में आपका झगड़ा हो गया, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि मार काट आपके हिंसा वाली चीजें हो गई। इस विद्रोह को चीन की सेना ने दबा दिया और कह रहे कि चाइना की जो सेना थी ने उसको दबा दिया।
स्थिति बिगड़ती देख तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर लिया। अब जब वहां ऐसा होने लगा कि मारकाट हो रही है, चाइना के जो सिपाही हैं, सैनिक अंदर घुस चुके हैं, दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने क्या काम करा, जो उनके आपके गुरु थे, उन गुरु ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश पा लिया। 1959 में भारत की शरण मांगी। क्या मांगी? भारत की। पहले कैसे मांगी थी? पॉलिटिकल, क्या आप हमको संरक्षण दीजिए। अब यहां रहने की शरण मांग रहा है। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी और यही भारत और चाइना के बीच का सबसे बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। अब कह रहे हैं कि ये जो शरण भारत ने दी थी, क्या कर दिया, इस कदम का आपका कड़ा विरोध कर दिया। किसने? चाइना ने। 1950, अब देखिए उस टाइम कहां हुआ था, 49 की बात है, 50 की नहीं। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली। आप देखते हैं भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके तिब्बती रहते हैं। उत्तराखंड में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनमें रहते हैं। खासकर दिल्ली में भी आए थे शरणार्थी। दिल्ली में बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी धर्मशाला संभवतः तिब्बती शरणार्थी की सबसे बड़ी बस्ती है। दलाई लामा ने भारत में धर्मशाला में अपना निवास स्थान बनाया। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल नेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल थे। यानी कि इनमें जो आपके सामाजिक, जो आपके सोशलिस्ट पार्टी थी, वो भी इनकी मांग कर रही थी कि क्या हो, चाइना एक फ्री हो, चाइना को एक जो है एक आजाद नेशन आपका बन सके, इसके लेकर वो आपका प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इसके लिए वो आपका प्रयास कर रहे थे। क्लियर है? एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लीजिए एक बार। देख लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चीन ने स्वायत्ता तिब्बत क्षेत्र बनाया और एक क्या कर दिया, चाइना ने एक आपका फ्री क्षेत्र बना दिया तिब्बत, और इस इलाके में वह चीन का अभिन्न अंग मानता है और कहता है कि भैया एक स्टेट है और ये भी मेरा क्या पार्ट है। तिब्बत, जो आपके तिब्बती जनता है, चीन से इस दावे को नहीं मानती। वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग आपका फ्री कंट्री है, वो इसको नहीं मानती। तिब्बत चीन का विभिन्न अंग है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चीन बदिश के लोग तिब्बत में आकर वहां बसने लगे। चाइना की नीति ने तिब्बती जनता का विरोध किया। तिब्बती जनता के इस दावे को भी नकारते हुए तिब्बत को स्वायत्तता दे दी गई। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहां साम्यवाद फैलाना चाहता है, कि जो वहां के ट्रेडिशनल संस्कृति और धर्म को क्या फैलाकर क्या करना चाहता है, जो उसका साम्यवाद यानी कि जो उसकी कम्युनिस्ट की जो थ्योरी है, वो उसको फैलाना चाहता है। अब भारत और चाइना सीमा को देख लीजिए थोड़ा सा। ये है नेपाल, ये है काठमांडू, ये है दार्जिलिंग, यानी कि ये देखिए वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है। ये लगता है अरुणाचल प्रदेश, और ये लग गया आपका ईटानगर हो गया, ये आपका शिलोंग लग गया। ये है इतना पूरा पार्ट जो आपका हम भूटान के अंतर्गत देखते हैं। इसको मैं अगर चाहूं तो दूसरी चीज से मैं आपको एक डिफरेंट कलर से यानी कि रेड से कर देता हूं। ये जो पूरा पार्ट है, याद रहेगा ये क्या है, भूटान, और भूटान कैपिटल है थिम्पू। चाइना, ये देखिए ये भूटान हो गया, ये देश है हमारा। अब जो मसला है, जो सारा जड़ है रियलिटी में, वो जड़ कहां बसी हुई है, वो जड़ का राड़ा है ये इस वाले तिब्बत प्रांत पर। अब यहां तक क्या है, इस सारे पर ये कायदे में तो है आपका तिब्बत, और तिब्बत पे वर्तमान अगर आप कब्जा देखो तो किसका है, चाइना का। और भारत के साथ समस्या ये है क्योंकि तिब्बत की सीमा भारत से लगती है। देख रहे हैं इसको, इसको देखिए क्या हो रहा है। भारत की जो सीमा है वो किससे लगती है आपका,
बच्चों तिब्बत से लगती है। ठीक, क्या है? तिब्बत से लगती है। अब ये क्षेत्र अब भाई किसके कब्जे में है वर्तमान रूप से? तो चाइना ने तिब्बत को कब्जा रखा है, ये इशू है। अब देखिए भारत से ये तो अब आपका नेपाल हो गया। अब देखिए लेह से कितना पास है, ये है अक्साई चीन, ये अक्साई चीन है। तो हमारे लिए समस्या की बात है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से भी लगता है, इधर ये जो आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है दार्जिलिंग का, वहां से भी इसका हिस्सा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ा एक टास्क वाला बात है। ठीक है, कुछ उस समय की न्यूज आई थी, देख लीजिए। सिक्योरिटी दी है किसने? आपका दलाई नामा को भारत ने। कैसे अपने शरणार्थियों के साथ आपके दलाई नामा क्या अनुयायी कहाँ आए थे? भारत आए थे, उनको देखा। नेफा और लद्दाख क्षेत्र में क्या हुआ? भीषण वाप की त्रासदी हुई। अब देखिए इस समय क्या थे, वीके मेनन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजनयिक मंत्री थे, इंडिया के लेबर पार्टी के सक्रिय इंग्लैंड भारत में उच्चायुक्त और राज्यसभा सांसद के बाद थे, और रक्षा मंत्री थे। ठीक, 62 में वीके किशन मेनन ये क्या थे? रक्षा मंत्री थे। और चाइना युद्ध के बाद इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा जो था वो आपका दे दिया। तो आपको इतना चीज क्लियर होगी। सच कहूं तो देखिए इसमें कुछ लिखा है, सच कहूं तो चाओनुन लाओंग से लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जागे थे। मेरा ख्याल था कि चाइना के शासनाध्यक्ष अच्छे इंसान हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। सी राजगोपालाचारी एक पत्र में लिखते हैं जब उनसे मिले थे। लेकिन चाइना जस्ट अपोजिट। अब देखिए इससे आगे देखते हैं भारत और समकाल अब थोड़ा स्थिति पर देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी भारत की इस ऐसे रुख में, इस रवैये के साथ थोड़ा सा गौर करेंगे। कह रहे समकालीन विश्व राजनीति पर बात करें। पहले अध्याय में हम क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा की है। क्या आपको इस संकट की घटना याद है जो घटना हुई है? बिल्कुल याद है। इस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्ति की तनतनी से पैदा हुए संकट पर लगा था। अब कैसा हो गया? दो देश के बीच हुई थी। जिस समय पूरे विश्व का ध्यान लगा था, महाशक्ति तैनात थी, ठीक उसी समय चाइना ने 1962 के अक्टूबर में दो विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला पहले हफ्ते में चला जिसमें चीन की सेना ने अरुणाचल के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया, और अगला हमला नवंबर के महीने में शुरू हुआ जो लद्दाख के कुछ पश्चिमी भागों के मोर्ची सेना को रोक लिया। अब कह रहे हैं कुछ कहां कब्जा रहा था ये? अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारा, फिर कहां पहुंच गया? लद्दाख, तो आपके पश्चिमी मोर्चे। और भारतीय सेना ने चीन से की बढ़त को रोका, लेकिन पूर्व में चीना की सेना को आगे बढ़ाने में असम के मैदानी हिस्से में प्रवेश करने तक पहुंच गई थी। आखिरकार चाइना ने एक तरफा विराम युद्ध घोषित कर दिया और चीन की सेना को मुकाम पर लौटाया जा सका। वे हमले से पहले ही अपने वक्त में तैनात हो गए, और क्या हो गए? जहां उनको तैनात होना फिक्स, वहीं उसी जगह पर ये पहले ही आपका पहुंच गए। क्लियर है? तो ये स्थिति हमने थोड़ी सी आपका देखी थी भारत और चाइना के बीच युद्ध की। तो इसके विषय में अभी कुछ शेष जानकारी रह गई है। आज आपको भारत और तिब्बत की जो घटना हुई है, इन दोनों के घटना के विषय में जो पूरा मैप है और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ आई हो। तो आप भारत और चाइना की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है आप उसको समझ चुके हैं, आप उसको देख चुके हैं, और एक एक करके जो है आपका उसमें आप बात भी कर चुके हैं कि चाइना की क्या थी आपका पॉलिटिकल, किस प्रकार से आपका स्ट्रेटेजी थी और क्या चीजें थी जिनको आपने इसके अंतर्गत आपका देख लिया था, और एक एक करके जो है आपका इस सब में आपने बात भी कर ली थी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल जो है आज आपको ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और इन पे विशेष करके आपको गौर करना है, अपनी चर्चा करनी है, ठीक, और इनको ध्यान रखना है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट बनता है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।